नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। सरकार कोई भी हो, चाहे वो ग्राम सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सरकार जो होती है उसका मुख्य काम ये होता है कि वो अपने राज्य में जो आय होती है उस आय को जनता की भलाई पे खर्च करती है। जन कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं उन पे वो निवेश करती है। तो निश्चित रूप से अब सरकारें ये देख रही हैं कि उनके यहाँ पे आय के संसाधन बढ़ें। बहुत सारी जो सरकारें हैं उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से पैसा मिलता है, पर यह पैसा भी पर्याप्त नहीं होता। तो अंततः सरकार ये चाहती है कि सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, पर रोजगार कैसे सृजित हो। तो रोजगार सृजित करने के लिए अगर उनके यहाँ उद्योग समूह आते हैं और नए नए उद्योग खुलते हैं तो उस राज्य में एक प्रकार से रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रोजगार की संभावना बढ़ानी है तो उस राज्य में ऐसा अनुकूल वातावरण हो कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ऐसी हो कि जो सिंगल विंडो पे लोगों के काम कर दे, वहाँ की सरकार ऐसी हो कि लोगों को बहुत फ्रेंडली लगे कि यहाँ पर हम जाएंगे तो हमको अपना उद्योग धंधा खोलने में आसानी होगी। यहाँ किसी प्रकार की हड़ताल नहीं होगी, किसी प्रकार की तालेबंदी नहीं होगी, किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा, बिजली कटौती नहीं होगी, पानी पर्याप्त मिलेगा। बहुत सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या एक परिवेश चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि निवेश को चाहिए बेहतर परिवेश। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बातचीत करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई के होटल ताज पैलेस में उद्योगपतियों से मिलने और प्रदेश में आमंत्रित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक वातावरण को जो है वो बनाना चाहते हैं। इसके लिए फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन भी प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य निवेशकों को राज्य की क्षमताओं, प्रचुर संसाधनों, अनुकूल औद्योगिक वातावरण से अवगत करा के प्रदेश में निवेश के लिए आदर्श एक स्थापित करना और एक आदर्श राज्य के रूप में उसे बताना, ताकि देश के अग्रणी राज्यों में वो शामिल हो सके। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस तरह का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें भी इस तरह के जो है निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समिट कर चुकी हैं। राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में केंद्रीय वित्त आयोग भी मदद करता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में दौरा किया और वहां बैठक करके ये समझा कि वो किस तरह से राज्य की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई। बैठक में जो यहाँ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य की वित्तीय स्थिति और राज्य की आवश्यकताओं के संबंध में आयोग के समक्ष अपनी बात रखी। चौधरी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए हम मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में की जो आवश्यकता है और खास करके वो बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से उद्योग धंधों को बढ़ाएं, राज्य की आर्थिक प्रगति कैसे हो, अधोसंरचना विकास में क्या हो। बस्तर सरगुजा के लिए उन्होंने विशेष तौर से बातें रखी। विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थिति के चलते अधोसंरचना में आर्थिक व्यवहार आता है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। नियत नेलना नार योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। माओवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में भी प्रदेश में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। तो ये केंद्रीय वित्त आयोग जो है उससे से अधिक राशि हर राज्य प्राप्त करना चाहता है और ये जो अभी 15वां वित्त आयोग आया उसके माध्यम से भी लोग चाह रहे हैं कि इसमें पैसा मिले। एक अवधारणा आम जनता के बीच में चुनाव के दौरान यह भी बनाई गई थी कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी, इसका मतलब केंद्र और राज्य में समान पार्टी की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से बहुत सारे कार्य होंगे, बहुत सारी योजनाओं के लिए जो केंद्रीय सहयोग मिलता है वो आसानी होगी और जो पैसा जीएसटी आदि का पैसा होता है वो पैसा, खनिज रॉयल्टी का पैसा भी जो है वो मिलेगा। तो अब यहाँ विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए कहा गया है कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों जगह एक सी सरकार है। देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ भी, और अगर मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश भी या भाजपा के राज्य कह सकते हैं कि हम सब मिलकर मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो मोदी की गारंटी पर जीते हैं। तो
तो उनको लगता है कि यदि केंद्र सरकार का जो एजेंडा है उसी एजेंडा पे हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक मॉडल राज्य के रूप में, जिस तरह गुजरात मॉडल पहले आया था, अभी मध्य प्रदेश एक मॉडल है, अलग अलग राज्य को एक मॉडल के रूप में रखा जाता है। जब छोटे राज्यों की अवधारणा, जिसको बीजेपी मानती है कि और बीजेपी ने ही अपने कार्यकाल में छोटे राज्यों का गठन किया, तो उनको लगता है कि जो छोटे राज्य होते हैं भौगोलिक दृष्टि से, तो वहाँ पर विकास तेजी से होता है, वहाँ के लोगों के कामकाज अच्छे होते हैं। यही वजह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 3 राज्यों को, नए राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये राज्य बने थे, इन राज्यों को बनाया। इसके बाद तेलंगाना में एक नया राज्य बना। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की धारणा है कि इससे राज्यों में विकास तेजी से होता है। और छत्तीसगढ़ अगर हम कहें तो उसका उदाहरण भी है। छत्तीसगढ़ में पिछले अगर हम 24 सालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से, चाहे वो वित्त आयोग की भूमिका हो, चाहे केंद्र से मिलने वाले पैसे हों या राज्य की अपनी इनकम हो, उन तमाम चीज़ों से राज्य में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। तो निश्चित रूप से अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के हमारे विजन को बढ़ाने में अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे, तो कहीं ना कहीं एक अपेक्षा है। यहाँ पर आयोग के जो अध्यक्ष आए थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति की तारीफ की और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से प्रगति कर रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए, तो जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो भारत अचानक से विकसित नहीं होगा। जब उसके सारे राज्य विकसित होंगे तो निश्चित रूप से भारत भी विकसित होगा। तो छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले जाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि निवेश का अर्थ मुख्य रूप से आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करना होता है या एक विशिष्ट अवधि में निवेश से लाभ प्राप्त करना है। निवेश एक ऐसी संपत्ति है जिसे धन बनाने और कड़ी मेहनत से अर्जित आय या मूल्य वृद्धि से पैसे बनाने के लिए खरीदा या निवेश किया जाता है। सरकारें आर्थिक विकास के लिए निवेश आकर्षित करने, निवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और अधिक उत्पादन और विनिर्माण गतिविधियों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। निवेश को आकर्षित करने के लिए एक प्रभावी व्यवसाय योजना भी जो है, या कहें कि उस राज्य की औद्योगिक नीति भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी रोल महत्वपूर्ण करती है। और राज्य, हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो कारखाना खुलना था, किन्हीं कारणों से सिंदूर में नहीं खुला और दूसरे राज्यों में गया। तो कई बार ये होता है कि राज्य किस तरह का पैकेज दे रहा है, किस तरह की सुविधा दे रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहा है, ये जो है निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। राज्य में स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मोहक नीति हो जो व्यवसाय की वृद्धि और उसकी लाभप्रदता की क्षमता को जो है वो बढ़ाने में मदद करे। क्योंकि कोई भी जब उद्योग लगाने आएगा, कोई भी निवेशक आएगा, तो इस उम्मीद से लगाएगा कि उसके वो जो पैसे पूंजी लगा रहा है, चाहे वो बैंक से कर्ज लेके ले रहा है या कहीं से अपनी जमा पूंजी लगा रहा है, तो वो पूंजी उसकी दुगनी हो और उसको लाभ मिले और उसके यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट रहे जिससे कि वो निश्चित होकर अपना व्यवसाय कर सके। तो निश्चित रूप से संभावित निवेशकों को प्रगति दिखाने के लिए सरकार को अपनी योजनाओं को नियमित रूप से अपडेट करना होता है। देश में औद्योगिकरण की दशा कैसी है, इसका खुलासा आरबीआई के आंकड़ों से होता है। पिछले 5 वर्ष यानी कि 2012-13 से लेकर 16-17 के आंकड़े के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य निवेश आकर्षित करने के मामले में अन्य राज्यों से पीछे रहे। देश में 62% परियोजनाएं गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ही चल रही हैं। देश के 7 राज्यों ने 62% निवेश को आकर्षित किया है, जबकि शेष 22 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो गति कम है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में निर्माण उद्योग में सबसे अधिक निवेश हुआ है, जो कि क्रमशः 54.3 और 67% है। गुजरात में वस्त्र, परिवहन और उसके कल पुर्जे, कर्नाटक में सीमेंट, पुल और सड़क, तेलंगाना में फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स सबसे अधिक उस क्षेत्र में निवेश हुआ है। गुजरात और राजस्थान भारत के अग्रणी निवेश गंतव्यों के रूप में उभरे हैं। गुजरात और राजस्थान कॉर्पोरेट निवेश आकर्षित करने के लिए भारत के 2 शीर्ष राज्यों के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022 में जो है 3.9 ट्रिलियन रुपए और 2.91% ट्रिलियन रुपए के निवेश को आमंत्रित किया। बीएसई के अनुसार जो उसके आंकड़े हैं उसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3.34 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक हैं,
इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1.96 करोड़ सक्रिय निवेशक और गुजरात में 1.17 करोड़ निवेशक हैं। कोई सरकार अगर अपने क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना चाहती है तो इसके लिए प्रयास, योजना और अस्वीकृति को संभालने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। सही निवेश आकर्षण रणनीति व्यवसाय को बाजार में प्रवेश करने और निवेशक को समर्थन की अनुमति देती है। सरकार को निवेश को बढ़ावा देने वाली जो एजेंसी बनना होता है और उसे राज्य की छवि को ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के सामने पेश करना होता है। इसी कड़ी में उपराष्ट्रीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने वाली वेबसाइट बनाना, चरण दर चरण मार्गदर्शिका और निवेशकों को लक्षित कर जो है अलग अलग तरह से लीड उपलब्ध कराना होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में भी जो है विदेशी निवेशकों को FDI प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान करती है। इनमें कर में छूट है, कुछ क्षेत्रों में शुल्क मुक्त आयात है, कराधान, सीमा शुल्क है, विनियामक अनुपालन के संबंध में भी जो है तरजीह दी जाती है। तो अलग अलग तरीके से जो सरकारें हैं और विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उसके जरिए भी निवेशकों को आकर्षित किया जाता है। भारत में विदेशी निवेशक आकर्षित करने के लिए कई रणनीतियां लागू की गई, जिसमें कारपोरेट कर की दरों को कम करना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC और बैंकों में तरलता के मुद्दों का समाधान करना, व्यापार करने में आसानी जो है उसको सुविधा आसानी बढ़ाना और FDI की नीति में सुधार लागू करना शामिल है। सरकार में घरेलू और विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, और अलग अलग बैंकों में भी लचीलापन लाए हैं और कई दरों में भी जो टैक्स की दरें हैं उसमें भी बहुत सारी सुगमता जो है बाहर से निवेशक आए इसके लिए किया गया है। अब ये समय आ गया है कि कोई भी राज्य और कोई भी देश अगर अपने यहाँ कोई ऐसी चीज़ें ईजाद करता है जो बाकी पूरी दुनिया में जिसकी मार्केटिंग की जा सके या जिस पे उसकी मोनोपोली हो, तो उसके जरिए भी वो बहुत सारे निवेशकों को आकर्षित करता है, बशर्ते कि वहाँ पर उस तरह का स्किल हो, मैन पावर हो, संसाधन हो, राज्य में एक वातावरण हो, तो बहुत सारे उद्योग जो हैं वो उस राज्य की तरफ, उस देश की तरफ आकर्षित होते हैं। यदि किसी देश में युद्ध चल रहा हो, वहाँ पे अशांति हो, वहाँ पे लोग जो है आए दिन हड़ताल होती हो, वहाँ पे लेबर महंगा हो, तो बहुत सारी चीज़ों से लोग बिदकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार इस तरह की समिट कर रहा है, इस बार भोपाल में वो समिट हो रही है। तो ये बताने के लिए निवेशकों को कि आप हमारे राज्य में आइए, इसी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राज्य में भी लोगों को बुलाते हैं और बड़े बड़े शहरों में जाके इस तरह की बैठकें करते हैं और अपने राज्य के बारे में एक अपने राज्य का जो नक्शा है लोगों के सामने रखते हैं और बताते हैं कि हमारे राज्य में आपको क्यों आना चाहिए। यही कार्य जो है केंद्र सरकार के स्तर पे होता है, जब प्रधानमंत्री और बाकी उनका डेलीगेशन जाता है और दूसरे देशों के साथ जब वो संधि करता, बातचीत करता है, तो वो ये कहता है कि आप हमारे देश में आइए, हम आपको जो है भूमि उपलब्ध कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएंगे और बहुत तरह के जो है कोशिश की है। भारत औद्योगिक भूमि बैंक जो है, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली जो है, ये तमाम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, कई तरह के, अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन आदि जो है कई उपाय किए गए हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संतुलित विकास पर जोर देती है केंद्र सरकार भी कि वो एक ही एक जगह केंद्रित ना हो, क्योंकि अब ये समझ रहे हैं कि यदि पूरी चीज़ें किसी खास शहर में किसी खास जगह होगी तो वहाँ आबादी का भी दबाव बढ़ेगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा जाएगा। इसीलिए अब जो है बहुत सारे जिलों को चिन्हित किया जा रहा है उद्योगों के लिए और प्रत्येक जिले में अलग अलग तरह के उत्पादों के लिए जो है उसकी पहचान करके उसको बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है और उसका वैश्विक लेवल पे यानी कहें ग्लोबल स्तर पे उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, इसकी भी जो है ये कोशिशें जारी हैं। तो हम ये देखते हैं कि चाहे मैंने कहा कि कोई जिला भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, कोई एक अलग तरह के हब के रूप में उभरता है, कोई एक अलग तरह के कामकाज के लिए उभरता है कोई राज्य, और कोई जो है देश भी अलग अलग तरह से बहुत सारे काम करता है। हम देख रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में जो बहुत सारे देश हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन नहीं होता, पर वो दूसरे देशों से चीज़ें मंगाते हैं। कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती है, यदि हम कहें कि ऑयल की बात करें, बहुत सारी गैसेस हैं, तो उनके अगर भंडारण हैं तो वो उसकी अपनी संपत्ति है, पर जिसके पास खनिज का भंडारण नहीं है, जिसके पास जंगल नहीं है, तो वो किस तरह से
निवेश को आकर्षित करेगा, ये भी उसके सामने चुनौती होती है। तो अलग अलग राज्यों ने अपनी मार्केटिंग की है और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ से लोग विदेश भी जाएं, ताकि विदेश से भी पूंजी उनके यहाँ। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो केरल में बड़े पैमाने पे केरल के लोग जो हैं दूसरे देशों में गए हैं, वो NRI बहुत ज़्यादा है। अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से बड़े पैमाने पे लोग विदेशों में गए हैं और वहाँ से विदेशी धन कमाते हैं। और कई बार चूंकि अपने घर लौटने की चाहत भी होती है तो वहाँ पर भी आके वो उद्योग धंधा करना चाहते हैं। कुछ हमारे बड़े उद्योग घराने हैं जो न केवल देश के बाहर भी बहुत सारे दुनिया में कारोबार कर रहे हैं। वो भी यदि किसी राज्य में अपना निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से उस राज्य के लोगों को जो है वो काम मिलता है। अगर मैं ये कहूँ कि अभी हमारे देश में 103 जिलों में 106 उत्पादों की पहचान की गई है। ODOP पहल के तहत जो है निर्यात को बढ़ावा देने में जो एक प्रकार से उल्लेखनीय सफलता हमारे देश में अर्जित की गई है। तो ये अलग अलग तरह से जो एक प्रयास हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये प्रयास एक समिट के रूप में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसके पहले बहुत सारे MOU हुए। अब ये लोग जानना चाहते हैं कि ये MOU कितने फलीभूत हुए, जमीनी स्तर पर ये इसकी सच्चाई क्या है। मध्य प्रदेश में भी इसके पहले जो इंदौर में समिट हुई, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इस समिट से या निवेशकों को बुलाने से राज्य के कितने लोगों को रोजगार मिला, राज्य में कितना पूंजी निवेश हुआ, तो ये भी जनता जानना चाहती है। तो अब चूंकि हम सब चीज़ें देख रहे हैं और लोग महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि कहीं से भी निवेश आएगा बाहर से तो निश्चित रूप से उसमें राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये हर सरकार की जवाबदारी है कि वो अपने राज्य में जो भी उसके राज्य के संसाधन हैं, जो राज्य में सुविधाएं हो सकती है और जिस तरह के उद्योग स्थापित हो सकते हैं, उसके बारे में वो गहन अध्ययन करे, विशेषज्ञों से जो है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कराए। और अलग अलग फोरम के जरिए, अब तो हम जानते हैं कि हम इंटरनेट के जरिए जो है अब एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो अपनी ब्रांडिंग जो है हर राज्य को करना जरूरी है, ताकि उसके राज्य में न केवल देश से विदेश से भी निवेश आए। तो निश्चित रूप से जितना अच्छा परिवेश होगा उतना ही ज़्यादा निवेश होगा। नमस्कार।